वेलकम टू जीएस वरदान। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम सामान्य भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्मेट में है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में है। ओके। और ये जो है घटना चक्र के पूर्वावलोकन का सार है। घटना चक्र पब्लिकेशन की एक बुक आती है पूर्वावलोकन, उसका सार दिया है संक्षेप में दिया गया है वन लाइनर फॉर्मेट में। ओके। तो आज यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। आज भारत का भूगोल सीरीज का यह पहला वीडियो है। इसके अंतर्गत हम भारत का भूगोल, सामान्य भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और सामान्य भूगोल कवर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले क्या आता है? भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत के बारे में सही कथन है। यह यूपीएससी में एग्जाम पूछा गया है। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% पार्ट कवर करता है। 2.4% भाग जो है स्थल मंडल का यह कवर करता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा जो 82.5 डिग्री है, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है यह रेखा, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से कौन कौन सी? तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है 82.5 डिग्री। इसी को भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। ओके, तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन गए। एक 2.4% एरिया कवर करता है और 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। सबसे बड़ा देश रसिया है। ओके, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? 17.5%। तो 17.5% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है इसकी जनसंख्या। अभी 2021 का जनगणना का जो रिपोर्ट अभी नहीं आया है, तो अभी हम क्या करेंगे? 2011 जनगणना को लेकर के चलेंगे। 17.5% है। ओके, और 2.4% क्षेत्रफल है। भारतवर्ष में गाँव की संख्या कितनी है? ये इस तरह के क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया था। तो लगभग एग्जैक्ट जो 6,40,930 ये 2011 के अनुसार है। ठीक है, तो 6 लाख 6.5 लाख के बराबर है। इसके बाद देखिए अक्षांशीय विस्तार। तो भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये बिना मैप के समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप मैप लेकर के इसको देख सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 7 मिनट, मतलब ये वाला है आपका, जैसे ये अर्थ हो गई ये, और इंडिया का लोकेशन लगभग यहाँ पे है। तो वही कह रहा है कि ये तो आपका 0 डिग्री लाइन है। 8 डिग्री यहाँ से ले करके 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसकी बात कर रहा है। उत्तरी अक्षांश, ऊपरी वाले को क्या कहते हैं? उत्तरी, और नीचे वाले को दक्षिणी करते हैं, वो कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ये पूरब हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ओके, तो ये वाला इस हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है,
मैप में आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होता है मकर रेखा है, वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है। और यह कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से, राजस्थान से होकर गुजरती है। जो सिक्किम से रेखा गुजरती है वह राजस्थान से भी होकर गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। जब राजस्थान पीछे से क्वेश्चन है तो वहाँ पर राजस्थान के बारे में ही पूछा जाता है। तो जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं कर्क रेखा, भारत और कर्क रेखा के बारे में इसमें क्वेश्चन दिया गया है। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, तो बताया था 8 राज्यों से। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर पूछा जाता है कि किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो जो ऑप्शन रहता है त्रिपुरा, मिजोरम, तो पूर्वोत्तर राज्य के मतलब पूर्वी राज्य ही इसमें शामिल होते हैं। नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो सिक्किम, इस तरह के ऑप्शन उसमें देखने को मिलते हैं। तो कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, पुराने क्वेश्चन सब पूछे गए। ओके, तो कम दूरी पर है गांधीनगर, और गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। ओके, इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट कौन सा है? तो कोलकाता जो है कर्क रेखा के सबसे निकट है। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो कर्क रेखा। ओके, ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री, इसी के बारे में बात कर रहा है। एक कर्क रेखा और ये मकर रेखा हो गई। ओके, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो इसको याद कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिल्ली में, जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। ओके, अब देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, देख लेते हैं मानक समय। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। अर्धरात्रि का मतलब हो गया ये 12 बजे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 12 बजे की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है एक स्थान पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। तो उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। ओके, तो 172 डिग्री एंड 30 मिनट, 172 डिग्री 30 मिनट। इसके बाद गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने का अंतर है? तो ये तो पता ही होगा आपको, 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। और जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है वह क्या है? 23.5 डिग्री से, सॉरी, ये जो 82.5 डिग्री से होकर जो रेखा गुजरती है नैनी से होकर के, यह ठीक बीचों बीच में पड़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस रेखा के 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे, 1 घंटा पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और 1 घंटा पश्चिम में
गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर है। ओके, तो दोनों के बीच क्या है, 2 घंटे का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो 15 डिग्री में क्या होता है, 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है, 1 आवर होता है। क्योंकि अगर हम करें 360, ये 360/15 कर दें तो 24 आ जाएगा आंसर, 24 आ जाएगा। और ये 24 क्या होगा, घंटे में होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। सत्य कथन है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थित अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सत्य हैं। रीवा सागर उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जिले हैं। तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर निकटतम शहर क्या है, रीवा है। ओके, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, मतलब कि 10 बजे सुबह की बात कर रहा है, 10 बजे के सुबह बजे हैं, 10 बजे सुबह है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा। तो 10:38 पूर्वाह्न में हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ओके, तो 10:38 हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, 14:30 बजेगा। ओके, इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो बताया था कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र नहीं था, क्योंकि आंध्र प्रदेश शामिल था। भारतीय मानक समय की देशांतर 82.5 गुजरती है, इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, लिखा था GMT प्लस 5.5, GMT प्लस 5.5, तो 5.5 घंटे का अंतर है। ओके, 5.5 घंटे प्लस है, मतलब 5.5 घंटा आगे है GMT से। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय, चूँकि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी प्रदेश है, सबसे पूर्व में है, और सबसे पश्चिम में गुजरात है, तो दोनों में 2 घंटे का अंतर है। तो 5 वहाँ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब देखते हैं दूरस्थ बिंदु के बारे में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु मतलब ये आपका हो गया। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो पूछ रहा है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये वाला। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है, तो इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, तो जो उसमें भी ग्रेट निकोबार एक आइलैंड है, तो वहाँ पर स्थित है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और दूसरे में और सबसे पश्चिम में गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गोर मोता गुजरात में है। ओके, पश्चिमतम बिंदु पूछा है, और पूर्वोत्तम बिंदु कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु होता है, किबुथु
अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्व में होगा, और पश्चिम में गौरमोता गुजरात। अब देखते हैं समीपवर्ती देश कौन कौन से हैं, समीपवर्ती देश के बारे में। तो इसमें देखिए क्या असम है, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, भूटान तथा असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, हाँ तो सही बात है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल नेपाल की सीमा से भी लगा हुआ है और भूटान की सीमा से भी लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो तीनों कथन सत्य है। ओके, अब देखते हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की तीसरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलता है। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। ओके, अगर इसको आप पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने सामने इंडिया का मैप लेकर बैठें। भारत का भूगोल पढ़ने के लिए इंडिया का मैप लेकर बैठेंगे, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वह भारतीय राज्य किसकी अधिकतम सीमा, जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो म्यांमार कहाँ पर है? सबसे पूर्व में है। ये जो आपका हिस्सा है ये इंडिया का है और यहाँ जो है यही आपका म्यांमार यहाँ पर है सबसे पूर्व में, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ओके, तो सबसे पूर्व में क्या है? म्यांमार है और म्यांमार से सटा हुआ है भारत, जिसको पहले वर्मा के नाम से जानते थे, वर्मा। तो भूटान के साथ सीमा नहीं मिलते मेघालय की, और अधिकतम सीमा जो है स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश से। ओके, अब देखते हैं म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। असम म्यांमार से लगा हुआ नहीं है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो अगर देखा जाए सबसे पश्चिम में गुजरात, ठीक है, राजस्थान का कुछ एरिया कवर करता है, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। तो उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में नेपाल है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से? एक तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार भी सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी जो सीमा बनाता है बांग्लादेश बनाता है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्य में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य है। तो नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है रेड क्लिफ लाइन के बारे में। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था, तो इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ गया। ओके, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो यह क्या है? परवर्ती सीमा है। परवर्ती सीमा है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ओके, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेपाल, भूटान, चाइना की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। तो
ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिक्किम जो है, पूरा का पूरा सिक्किम राज्य सिर्फ एक और इंडिया से लगा हुआ है, बाकी ऊपर सब है नेपाल, भूटान और चाइना, 3 राज्यों से लगा हुआ, 3 देशों से लगा हुआ है, 3 देश की सीमा साझा करता है। इसीलिए देखिए अक्सर क्या होता है, चाइना के साथ विवाद होता रहता है सिक्किम में। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। अब देखते हैं भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भौतिक विभाजन में पहला जो है भारत का प्राकृतिक प्रदेश है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है तो उत्तर की ओर। तो भारतीय स्थल खंड का जो प्लेट है यह उत्तर की ओर सरका हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना, अक्सर पूछा जाता है, तो जिसे गोंडवाना कहते हैं। और भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, आपको पता है। इसके बाद उत्तराखंड में पातालकोट कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य क्या होता। सिंपल सी बात है, उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय प्रहरी की तरह खड़ा हुआ है। ओके, और ठंडक के मौसम में क्या होता है, साइबेरियन हवाएं आती हैं, और अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की जो जलवायु है आज की तरह नहीं होती, यहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती। तो देश में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बिल्कुल भिन्न हो जाता। हिमालय क्या करता है, रोकता है। तो ये जो है आपके सारे कथन सत्य हैं। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, ये तो बिल्कुल सच बात है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बिल्कुल भिन्न होता। ओके, तो भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में क्या सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत से में हुई है। ओके, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, मिलाना इसको, तो दक्कन ट्राइब जो है क्रिटेशियस आदि नूतन काल से संबंधित है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल से संबंधित है। अरावली पर्वत, अरावली क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती नदी जो है अत्यंत नूतन है। ठीक है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ नीचे अत्यंत नूतन है। ये देखिए केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ दिया जाए केरल का धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो केरल का कुट्टानाड। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ओके, अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या हैं, सततवाहिनी है। सततवाहिनी का मतलब हुआ कि जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। ओके, जिसमें हमेशा पानी रहता है।
हर मौसम में। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसको व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नेक्स्ट वाला। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। ये तो सही है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित होता है, क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए होता है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, क्योंकि हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ओके, इसलिए दोनों सही हो गया और पुष्ट भी कर रहा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी क्या है? बृहद हिमालय। प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो कन्फ्यूजन क्यों आता है? जब हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करना है। जब तक आप सिलेबस को और पूरे सब्जेक्ट को, मतलब कि पूरा ज्योग्राफी आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे नहीं, कोई भी हो, अगर कंप्लीट उसका स्टडी हमने नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एग्जाम में भी याद नहीं होती। सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये क्या होता है, क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। क्विक रिवीजन में एग्जाम है, एग्जाम के एक हफ्ते पहले क्या किया, जल्दी से पूरा रिवाइज कर दिया। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, रिवाइज कर लिया। तो रिवीजन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, लेकिन इसके लिए हमें डिटेल में पढ़ना होगा। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या है कि चूँकि हम वन लाइनर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अगर एक टॉपिक को समझाएंगे तो पूरा घंटों लग जाएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक या प्लायोसीन युग में हुआ है, प्लायोसीन एरा में हुआ है। ओके, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, शिवालिक शहर समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, ओके, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मूड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो देखिए, गहरे खड्ड मिलेंगे उसमें, यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता वाला क्षेत्र मिलेगा। ओके, ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जनवरी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो इसमें 1 2 3 4 दिया गया है और पूछा गया है कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इसमें देखिए चारों हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये चारों श्रेणियाँ दी गई हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ देखिए, ये जो है ऊपर से नीचे अगर हम बात करें, ये ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे, मतलब उत्तर से दक्षिण तरफ,
तो सबसे पहले पड़ता है आपका काराकोरम पड़ता है, काराकोरम। इसके बाद लद्दाख है, इसके बाद जास्कर श्रेणी है, जास्कर। उसके बाद पीर पंजाल है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। इसके बाद धौलाधार है, इसके बाद शिवालिक है। ओके, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 दिए गए हैं, और धौलाधार और शिवालिक। तो ये पहला ऊपर से नीचे, ये आपका ये वाला काराकोरम हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, ये आपका पीर पंजाल हो जाएगा। फिर नीचे पर क्या है, नीचे धौलाधार है, धौलाधार श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है। इसके बाद शिवालिक है। ओके, तो इस तरह से अरेंज है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ओके, इस तरह का क्रम है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है शिवालिक हिमालय की। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना की है। ओके, उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ जो सही क्रम है कौन सा है? धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, अभी बताया था। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा के क्रम वाली पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ओके, मतलब कि नीचे से ऊपर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बताया जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये चारों ऐसे इसी अरेंज में याद कर लीजिए या मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इधर उधर करके देगा इसी में से। तो कंचनजंगा पूरब से पश्चिम की ओर, ये उल्टा हो गया है, ठीक है, उल्टा दिया इसमें। तो अगर हम कहें पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएगा, तो पूरब में क्या होगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये वाला क्रम होगा क्योंकि ये पूरब डायरेक्शन है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? कम होता है। मतलब अगर हम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्री लाइन की ऊंचाई जो होगी बढ़ती जाएगी। ओके, तो कह रहा है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ओके, तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश तरफ जो ट्री पाए जाएंगे, ट्री लाइन, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तो वनस्पतियों में परिवर्तन कैसे आएगा? तापमान में या तो गिरावट हो जाए, वर्षा में बदलाव हो जाए, मिट्टी का अनुपजाऊपन हो जाए, तो इससे क्या होता है? वनस्पतियों में बदलाव आ जाता है। मतलब कि पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात कर रहा है, तो सबसे नवीनतम, सबसे बाद में क्या है? पटकाई श्रेणियाँ, पटकाई भूमि की श्रेणियाँ हिमालय पर्वत में है, और सबसे बाद की पर्वत श्रेणियाँ हैं सबसे नवीनतम। ओके, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई भूमि पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, बिना मैप के समझना मुश्किल है, एक बार मैप देख लीजिएगा सामने रख के। ओके, अक्साई चीन का भाग है,
लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है वन है। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई है 8,850 और ASL 8848, ठीक है। और हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। 8848 से 8850 मीटर जो है यही एवरेस्ट की ऊंचाई है। ओके, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर। इसके बाद दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ कहाँ पर है? तो अरावली श्रेणियाँ कहाँ पर है? राजस्थान से होती हुई कहाँ पर आती है? दिल्ली में आती है। ओके, दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष है। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और अन्नामलाई है, ठीक है। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये देखिए आपको पता ही होगा, अक्सर पूछा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। ओके, ये जो है ये आपका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? तो यहाँ पर मिलते हैं और इसे कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। ओके, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी है। ओके, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। तो ये क्वेश्चन अक्सर मतलब ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये उस समय की बात है जब ये खोजा गया था, उस समय करंट अफेयर का न्यूज़ था। तो रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में, तो अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं आपने सुना होगा, अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर सतमाला पहाड़ियाँ हैं, सतमाला पहाड़ी, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ियाँ। कार्डेमम मतलब होता है इलायची। यहाँ पर इलायची खेती की जाती है। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं उनका नाम है केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ओके, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो वन लाइनर सीरीज के तहत यह हमारा पहला वीडियो था।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सेक्शन कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।